ठीक है। कॉजेटिव एजेंट सबको पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप होता है, रॉड शेप। पॉजिटिव एजेंट के बाद सबसे पहले इसकी थोड़ी बहुत अपन पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस होता क्या है? जब ये ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का से रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? इसका सिर्फ ड्रॉपलेट रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, ना तो छूने खाने पीने किसी से नहीं फैलता, साथ में सिर्फ ड्रॉपलेट है। मतलब एक बार पेशेंट छींकता है या खांसता है या फिर नॉर्मल बातें भी करता है तो तीन चीजें हो सकती है, छींकना, खांसना या नॉर्मल बात। इन तीनों कंडीशन में है। जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में है। ये जो ड्रॉपलेट्स एयर में जो आ जाते हैं वो लगभग आधे से 1 घंटा रह सकते हैं एयर में। ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं बैक्टीरिया के। ये यूजली कोई सा भी छोटा मोटा कपड़े का मास्क है उससे रुक जाते हैं। तो सिर्फ छोटा कोई सा भी कपड़ा हो, इसमें कोई ऐसे मास्क की जरूरत नहीं है। छोटा कोई भी कपड़ा पहना हो अपन ने या फिर कुछ भी पहना हो या फिर ऐसे रुमाल या गमछा बांधा हो उससे भी ये रुक जाते हैं। और सिर्फ ये नेजल इनहेलेशन के थ्रू ही जा सकते हैं अपने बॉडी के अंदर, और कोई रूट नहीं है। जैसे एक बार आपने आपके जैसे हाथों में आ गया, किसी ने आपके हाथों में छींका या फिर कपड़ों में छींक दिया, फिर घर जाके आपने बिना हाथ धोए खाना खा लिया तो उससे नहीं फैलेगा ये सिर्फ जो इनहेलेशन है, नेजल इनहेलेशन, मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट इनहेल कोई कर रहा है तो ही फैल सकता है अपने बॉडी में, किसी भी तरीके से और किसी कंडीशन में नहीं फैलेगा। ठीक है। बस इसलिए इस पे जो है ना क्लोज स्पेस में, जैसे क्लोज स्पेस में कोई बैठे हैं, यहाँ पे किसी ने एक बार खांस दिया तो यहाँ पे अगर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हैं बहुत लंबे समय तक रहेंगे, वो किसी न किसी कंडीशन में अपन इनहेल कर ही देंगे। तो सिर्फ क्लोज स्पेस में उसका थोड़ा रिस्क रहता है इनहेल करने का। इसलिए जब टीबी वार्ड के अंदर अपन घुसते हैं तो अपन बोलते हैं कि टीबी वार्ड के अंदर घुस रहे हो तब मास्क पहन लो। जैसे उसके से बाहर निकलते हैं तब आप वो मास्क निकाल के फेंक दो। तो अब कोई और कंडीशन नहीं हो सकती जिससे वो अपने बॉडी के अंदर चले जाए। कपड़ों वपड़ों में लगने से या फिर हाथ में लगने से इससे कुछ किसी के थ्रू नहीं जाता है। तो एक बार इनहेल कर लिया अपन ने, इनहेल कर लिया तो वो सीधे जाएगा कहाँ पे? आपके लंग्स में जाके सीधे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में चले जाएगा। एल्वियोलाई में जाके यहाँ पे इन्फ्लामेटरी कैस्केड चालू कर देगा। यहाँ से जो मैक्रोफेज आएंगे, मैक्रोफेज जो है इसको एनगल्फ कर लेंगे, फिर वो मैक्रोफेज के अंदर ही वो है डिवाइडेशन चालू कर देता है। यहाँ डिवाइडेशन चालू होगा, आजू बाजू के थोड़े बहुत लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड बढ़ जाएंगे उसके, और बहुत लंबे समय तक ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है। इसको बोलते हैं घोन्स फोकस या लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, घोन्स कॉम्प्लेक्स या लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। ये लगभग सभी अपने जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनमें सबको एक बार हो चुकी होगी। ये लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है। ये तो किसी ना किसी को, अपन इतने समय तक रहते हैं टीबी वाले पेशेंट देखते हैं तो कहीं ना कहीं से अपने अंदर इनहेल तो बनने कर ही लिया है टीबी का बैक्टीरिया। अब टीबी के बैक्टीरिया इनहेल करने के बाद इतना इन्फ्लेमेशन तो अपने बॉडी के अंदर कर ही देता है। तो ये तो अपन मानते हैं कि जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है ये तो अपने अंदर होगी। जो घोन्स फोकस बन गया है, घोन्स फोकस कब एक्टिवेट होगा? जब भी अपनी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम की कंडीशन है या तो कोई सा भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो या फिर कोई इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज कंडीशन हो, लाइक HIV, एड्स, डायबिटीज, क्रोनिक एल्कोहलिक, क्रोनिक स्टेरॉइड अब्यूज। इन सब पेशेंटों में जो है मोर देन 50 टाइम्स इसकी जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ठीक, ये तो हो गया कितना होती है टाइप्स कितने होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। टाइप्स ट्यूबरक्लोसिस के डिवाइड 2 है मेन, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। सिर्फ 2 ही टाइप हैं। पल्मोनरी में 2 टीम में हो जाएंगी, स्पुटम पॉजिटिव और स्पुटम नेगेटिव। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में क्या हो जाएगा? कौन कौन सी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी? लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस और बोन ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं इसको? पॉट्स स्पाइन और एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस। और बताओ, ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस। और प्लूरल इफ्यूजन और जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस।
ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया अफेक्ट कर सकता है बॉडी में कहीं पे भी, तो इसका कोई वो सिस्टम नहीं कहीं पे एक पर्टिकुलर इफेक्ट करेगा, पूरे बॉडी में कहीं पे भी इफेक्ट करता है, कहीं की भी ट्यूबरकुलोसिस दे सकता है। ये तो है यूजली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो अपन को लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस बनी हुई है वो ही। उसके बाद जो है ना ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके बॉडी में कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी वो फोकस बना के उसको एक्टिवेट हो सकता है। कब कौन सा ट्यूबरकुलोसिस होगा ये बताया नहीं जा सकता। इन्फेक्शन तो ड्रॉपलेट से ही होगा। इन्फेक्शन यही से होगा, सबसे पहले गोन्स फोकस बनेगा। सबसे पहले गोन्स फोकस बनने के बाद जो मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज जो बना है ये कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी जाने के बाद वो अलग अलग जगह पे जा सकती है, अलग अलग जगह का इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। ये बहुत डिटेल में है, इन सबकी एक क्लास लग सकती है, इतना लंबा टॉपिक है ये तो। अब आते हैं अपन कैटेगरीज क्या होती है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की जो कैटेगरीज हैं, ट्यूबरकुलोसिस कैटेगरी अपन पहले तो बहुत सारी कैटेगरी थी। ट्यूबरकुलोसिस जो है एक सबसे पहले नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरिडिकेशन प्रोग्राम है, फिर RNTCP चालू हुआ, RNTCP नेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। सर NTEP ऊपर वाला NTEP प्रोग्राम NTCP ही है ना, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें ये है कि इसमें ये नेशनल प्रोग्राम इसलिए बोला गया क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड जो है मोस्ट ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का इन्फेक्शियस डिसीज में। फर्स्ट कौन सा है? टीबी तो सेकेंड है, फर्स्ट कौन सा है? HIV डेथ का है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज में डेथ का HIV है, और जो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है वो टीबी है। और ऑलमोस्ट जो है 20% जो है टीबी के केसेस पूरे वर्ल्ड में इंडिया में है। वर्ल्ड के मतलब 1/5 केसेस इंडिया में, 1/5 केस जो है ओवरऑल वर्ल्ड के इंडिया में है। तो इंडिया में ये ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है क्योंकि नेशनल दिक्कत है। इसका जो पैसा है ये पूरा सेंट्रल से ही आता है, जितने भी प्रोग्राम है इसके सब पैसे हैं सब सेंट्रल से आते हैं। जो दीपा फाउंडेशन है ये सब सेंट्रल से लोकेटेड, सेंट्रल से ही करी गई है। अब कहां से आते हैं? तो पहले इसकी कैटेगरीज थी, पहले नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, उसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। ये कैटेगरी लगातार रिवाइज होती रहती है। अभी जो न्यूली अब नई कैटेगरी बनी है उसमें पुरानी सब कैटेगरी, पहले था ना कि पहले 4 ड्रग एटीटी देते थे, फिर 2 ड्रग एटीटी देते थे, पहले 4 महीने 2 महीने के लिए देते थे 4 ड्रग, उसके बाद 6 महीने के लिए देते थे 2 ड्रग 4 महीने के लिए। उसके बाद कैटेगरी 2 था, उसमें 3 ड्रग देते थे, जिसमें कि जो ट्रीटमेंट फेलियर वाले केसेस होते थे या फिर ट्रीटमेंट रिलैप्स वाले केसेस होते थे। अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। अब वो कैटेगरी को सबको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है? डायग्नोसिस का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, पहला है स्पुटम पॉजिटिव, दूसरा कंडीशन होगा DST पॉजिटिव, तीसरा कंडीशन होगा एक्सरे पॉजिटिव, चौथा कंडीशन होगा टीबी का। इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस का। अब आपको स्पुटम पॉजिटिव केसेस लगातार उसको मोर देन 14 डेज से उसको कफ हो रहा है, आपने ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, किसी को भी मोर देन 14 डेज तक अगर कफ हो रहा है तो आपको स्पुटम कराना है या फिर एक्सरे कराना है, बेस लाइन है। किसी का स्पुटम पॉजिटिव आ गया तब तो आपको क्लिनिकली हो गया कि पॉजिटिव है। DST क्या होता है? DST होता है ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। आज की डेट में जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था उसमें ये बता दिया गया है कि हर पेशेंट का DST करना ही है, डायग्नोसिस होती तभी। तो हर कोई पेशेंट का अपन स्पुटम कराते हैं उसी टाइम पे वो DST करा लेते हैं। DST है एक CV0 मशीन आती है, CV0 मशीन से उसका जो ट्यूबरकुलोसिस के जो बाहर का प्रोटीन है वो एम्प्लीफाई करके देखते हैं। ये इसकी सेंसिटिविटी जो स्पुटम की सेंसिटिविटी उससे बहुत गुना है, उससे ऑलमोस्ट 100 गुना ज्यादा है डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। ठीक है,
तो ये डिटेक्ट भी कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद ये भी बता देता है कि वो आइसोनियाजिन या फिर रिफाम्सिन से रेजिस्टेंस तो नहीं है इसमें। दो जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उनसे ये बता देता है कि इसमें रेजिस्टेंस तो नहीं हुआ है। तीसरा होगा एक्सरे टेस्ट की स्पुटम और डीएसटी नेगेटिव है, लेकिन एक्सरे टेस्ट में दिख रहा है कि वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है उसको। चौथा हो जाता है क्लिनिकल। चौथा बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर केस ये तो बहुत डायरेक्टली समझ में जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। क्लिनिकली आपको कैसे डिटेक्ट करोगे? इसके अलावा ये है कि आपको किसी भी पेशेंट को आपको क्लिनिकली लग रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस है तो आप उसको एटीटी चालू कर सकते हो, इसके लिए कोई आप पे बंदिश नहीं है। जैसे आपको क्लिनिकल मलेरिया था तो उसमें आप एंटी मलेरिया चालू कर सकते हैं, ऐसे ही आप कोई भी फिजिशियन अगर बोल रहा है क्लिनिकली हमें लग रहा है ट्यूबरकुलोसिस तो आप उसको एटीटी चालू कर सकते हो। क्लिनिकल क्राइटेरिया आपको लग रहा है, उसके साइन सिम्टम्स देख के लग रहा है और कि उसको हो सकता है उसको ट्यूबरकुलोसिस है तो आप चालू कर सकते हो। मॉन्टुक्स टेस्ट, ये सब टेस्ट, कोई भी मॉन्टुक्स टेस्ट है, एक और टेस्ट होते हैं और कौन कौन से होते हैं? ESR, मॉन्टुक्स, और क्या होता है? इग्रा जानते हो? इग्रा, इंटरफेरन गामा रिलीज ऐसे, ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं गायनिक वाले रहते ना, जो इनफर्टिलिटी वाले केस होते हैं, ओलिगोमेनोरिया वाले केस होते हैं, उन लोगों का इग्रा टेस्ट कर लेते हैं। इग्रा टेस्ट करने के बाद वो अपने पास भेज देते हैं कि अब तुम देखो इग्रा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इग्रा, ये सब टेस्टों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इन सब टेस्टों का कोई वैल्यू भी नहीं है। ये चाहे ये मॉन्टुक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ESR पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इग्रा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इनसे आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते। ये आपके सपोर्टिव एविडेंस होते हैं कि किसी पेशेंट को आपको लग रहा है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है, ESR उसका बढ़ा हुआ आ रहा है, मॉन्टुक्स पॉजिटिव है, इग्रा पॉजिटिव है, तो आपके लिए एक सपोर्ट है कि आपका एक सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भैया इसको हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस के चालू कर सकते हैं। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इससे आप बेसिस पे आप चालू कर रहे हो। आपको लग रहा है तो आप खुद भी चालू कर सकते हो। एक चीज जरूर है कि जो ESR है, ESR अगर ट्यूबरकुलोसिस नहीं है तो नहीं बढ़ता है, मतलब अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो बढ़ता ही है। अदर दूसरी कंडीशन है वो तो हजारों कंडीशन जिसमें ESR बढ़ जाता है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में ESR का नॉर्मल टू लो होना, इसके चांसेस बहुत कम है कि नॉर्मल से भी कम हो। बाकी ठीक है, मॉन्टुक्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मॉन्टुक्स कभी भी पॉजिटिव आ सकता है, कभी भी नेगेटिव आ सकता है, इग्रा का भी कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ESR अगर बढ़ा तो कुछ ना कुछ तो है ही प्रॉब्लम। ESR तो कहता है, ESR हमने कहा था बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है, एनीमिया में भी बढ़ जाता है, मॉडर्न एज बढ़ती है, एज के साथ साथ 60 ईयर से ऊपर ESR का कोई रोल है नहीं, बहुत सारी अदर कंडीशन है उसमें बढ़ जाता है वो तो। ESR यूजुअली फॉलो, स्पुटम, DST, चेस्ट एक्सरे, इनकी एक्यूरेसी कितनी है? स्पुटम की 100% है, DST की 100% है। ये तो पॉजिटिव है मतलब कंफर्म ही है। नहीं, ये फॉल्स नेगेटिव भी आ सकते हैं भैया, फॉल्स पॉजिटिव नहीं आ सकते, नेगेटिव तो आते ही सकते हैं। नेगेटिव तो आ ही सकते हैं। नेगेटिव तो होता है ना कि स्पुटम में कई बार नहीं डिटेक्ट हो रहा तो मैंने DST करी, DST में 100 टाइम्स ज्यादा चांसेस है डिटेक्ट होने के, फिर भी नहीं डिटेक्ट हुआ। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट अच्छे से खांस नहीं पा रहा है, कफ दे नहीं पा रहा है अच्छे से, वो भी कंडीशन हो सकती है उसकी। कई लोगों का कफ नहीं निकलता है, वो कंडीशन हो सकती है। या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगी, उसमें तो आएगा नहीं स्पुटम पॉजिटिव, उसमें अपन अगर कोई एब्सेस है या फिर कोई फ्लूइड है तो उसको DST के लिए भेज दो, उसकी भी सेंसिटिविटी ज्यादा नहीं है, 25 से 30% है उसकी सेंसिटिविटी। DST भी तो स्पुटम सैंपल से करेंगे? नहीं, स्पुटम नहीं, फ्लूइड से भी कर सकते हो, वो भी उससे भी कर सकते हो, इसमें कोई फ्लूइड नहीं, फ्लूइड से कर सकते हो, स्वाब लेके कहीं, अरे स्वाब नहीं, कोई फ्यूजन है, कोई एब्सेस है उसका, वहां से ले सकता है। एक्सरे टेस्ट भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बताएगा। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वो तो टोटली क्लिनिकल है। पॉर्स स्पाइन है, पॉर्स स्पाइन में आपको जैसे पॉर्स स्पाइन है, पॉर्स स्पाइन में भी आपको कोई बैक्टीरिया नहीं दिखेगा, आपको लाइटिक लीजन देखेंगे वर्टेब्रा डैमेज हो रही है तो आप क्लिनिकली बोल दोगे उसको कि पॉर्स स्पाइन है। और इसके अलावा ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, TBM में भी आप CSF पिक्चर लगा लो, CSF पिक्चर जो है वो उसमें लिम्फोसाइटों से प्रीडोमिनेंट मिलेगा, प्रोटीन ज्यादा मिलेंगे, कोआगुलम बनेगा, ये सब फेवर करते हैं कि उसको ट्यूबरकुलर है। ठीक है, कुल मिला के ये है कि जो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस कैसे बताते हो आपने देखा फ्लोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब देखे उसमें बहुत ज्यादा ऐसे फ्लोपियन ट्यूब दोनों ब्लॉकेज हैं और जो ट्यूब का कैरेक्टर है, ट्यूब का कैरेक्टर डिस्टॉर्टेड हो गया है, तो ये दोनों चीजें काफी है उसको बताने के लिए कि इसमें ट्यूबरकुलोसिस के अलावा और कुछ नहीं होगा। इन लोग को सबको चालू कर सकते हैं। इनका क्या है, डेफिनेटिव टेस्ट अवेलेबल नहीं है। इसके लिए डेफिनेटिव टेस्ट के लिए क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल कुरोटाज करना पड़ता है, एंडोमेट्रियल कुरोटाज करा या तो उसको आप बायोप्सी के लिए भेज दो, या उसके लिए भेज दो बायोप्सी के लिए,
बायोप्सी में आप देख लो कि ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन आ रहा है कि नहीं। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए है। ग्रेनुलोमेटस ऐसी जो लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड का अपन स्वाब ले आते हैं और एफएनएसी करते हैं, उसमें भी अपन यही देते हैं। कोई ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन तो नहीं दिख रहा है। नेक्रोटिक नेक्रोसिस, ग्रेनुलोमेटस नेक्रोसिस दिखती है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, अगर कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई भी टेस्ट कंफर्मेटरी नहीं है, ना तो आपको लिम्फ नोड का भी आप बायोप्सी या स्वाब लोगे तो वो भी कंफर्मेटरी नहीं बताएगा, और बायोप्सी लोगे वो भी 100% नहीं बता देगा उसको बैक्टीरिया, जब तक एएफबी नहीं दिख रहा है उसमें। अगर आपको डायरेक्टली एएफबी दिख गया है, एसिड फास्ट बेसिलाई, तो अलग बात है। ठीक है, तो टोटली ये मान देते हैं कि स्पुटम अगर नेगेटिव आया है, डीएसटी नेगेटिव आया है, तो आपकी डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल होती है। क्लिनिकल के लिए आपके पास सपोर्टिव एविडेंस मिल सकते हैं, बहुत सारे सपोर्टिव एविडेंस मिल जाएंगे आपको। बोन में लाइटिक लीजन मिल रहे हैं, सीएसएफ में अलग अलग पिक्चर मिल रही है, ये लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस में आपको एफएनएसी में मिल गई है वाली पिक्चर, और ईएसआर बढ़ा हुआ है। आपने ईग्रा टेस्ट कराया, ईग्रा टेस्ट कई बार पॉजिटिव आता है, हालांकि ईग्रा टेस्ट बहुत महंगा होता है इसलिए कराते नहीं है और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। मॉन्टूक्स टेस्ट करा लिया, वो पॉजिटिव आ गया, तो भी एक अपने पास पॉजिटिव एविडेंस आ गया। लेकिन ये सब एविडेंस करेक्शन बस है। अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में आपने एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में आपको मल्टीपल लिम्फ नोड दिख गए, वहां पे दिख रहा है कि जो इलियोसिकल जंक्शन है ना, इलियोसिकल जंक्शन में कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है उसमें, यानी इलियोसिकल जंक्शन है ना, वहां पे अफेक्ट करती है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन करा देती है। उसमें कोलोनोस्कोपी या फिर बेरियम नील फॉलो थ्रू कराओ, उसमें आपको दिख जाएगा। ये सीटी में नहीं दिखता, कई बार बेरियम नील फॉलो थ्रू में दिखता है, ये कंट्रास्ट सीटी में दिख जाएगा। कंट्रास्ट सीटी में ओरल कंट्रास्ट दे दिया, उसमें दिख जाएगा। तो इसकी डायग्नोसिस कुल मिला के प्योरली क्लिनिकल मान लिया जाए। अगर आपके पास पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो क्लिनिकल ही होती है। लेकिन आपने एक बार लेबल कर दिया, गायनेक ने बोल दिया कि उसको जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है, तो आप जो वहां पे डॉट्स में बैठे हुए हैं जो ऑफिसर, डॉट्स क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट इन शॉर्ट, तो ये वहां पे जो बैठा हुआ है वो ट्रीटमेंट चालू कर देगा आपको एटीटी। अब एटीटी में ट्रीटमेंट देना क्या है, ये आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए प्रोग्राम है, उसके लिए प्रोग्राम में आपको सिर्फ वहां तक पहुंचाना है, उसके बाद ट्रीटमेंट वही सब देते हैं। ट्रीटमेंट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपन आजकल प्राइवेट प्रैक्टिस में एटीटी स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके जैसे साइड इफेक्ट है, फॉलो अप है, ब्रेकअप है उसका, वो सब अपन करेंगे। लेकिन एटीटी जो है, एटीटी तो वहीं से मिलती है, कौन सी ड्रग देना है कौन सी नहीं देना है, ये सब प्रोग्राम में लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो तो आप कर भी सकते हो, इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप एटीटी चालू नहीं कर सकते, या फिर एटीटी चालू करना कोई ऐसे क्राइम नहीं है कि आपने आउटसाइड से एटीटी चालू करी। सिर्फ ये बोलते हैं कि आप अगर एटीटी किसी की चालू कर रहे हो प्राइवेट से, तो आप उसको बताओ, मतलब हमारे पास रिटर्न में लिखा होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए उसका डॉक्यूमेंटेशन, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे कि आप इसको एटीटी चालू कर रहे हो। लेकिन आप जो एटीटी चालू करोगे वो वहां से करते हैं एटीटी, वो भी वही चालू करेंगे। उनको बोल दो कि आप वाली ये 3 ड्रग्स दे दो, अगर आपको इंडिविजुअल ड्रग देनी है तो वो इंडिविजुअल ड्रग भी दे देते हैं। कुल मिला के वो है कि ड्रग्स वो उनके पास सब अवेलेबल है, आप उनको बोलोगे तो वो वाली ड्रग्स भी दे देंगे। वहां वाले सब तैयार ही है कि एटीटी चालू करें, उनको तो टीबी को खत्म करना है, कैसे भी खत्म करना पड़े और नोटिफाई करना है उनको। पहले बहुत सारी कैटेगरी थी, आपकी डेट में जो है टीबी की कैटेगरी से 3 बची है। पहला है न्यूली डायग्नोज, दूसरा है एमडीआर, तीसरा है एक्सडीआर, एक और चौथा पैटर्न होता है टीडीआर। न्यूली डायग्नोज में ये केस हो जाएंगे, कोई भी जो है अनरेजिस्टेंस केस न्यूली डायग्नोज में आएगा। अब वो ट्रीटमेंट फेलियर का हो, ट्रीटमेंट रिलैप्स का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है कि पेशेंट डायग्नोज अभी हुआ है, स्पुटम पॉजिटिव आया है, अभी स्पुटम पॉजिटिव आया है, फर्स्ट टाइम क्लिनिकली डिटेक्ट हुआ है और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है उसको, मतलब ड्रग रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसको न्यूली डायग्नोज केस बोलते हैं। न्यूली डायग्नोज केस का ट्रीटमेंट वही 6 मंथ का कोर्स रहता है। 2 मंथ आपका इंटेंसिव फेज होगा और 4 मंथ कंटिन्यूस फेज होगा। इंटेंसिव फेज में वही 4 ड्रग देंगे, कौन कौन सी, आइसोनियाजेड, रिफाम्सिन, पाइरिजनामाइड और इथेम्बुटोल। अब जो 4 मंथ का रहेगा उसमें क्या रहेंगे, आइसोनियाजेड और रिफाम्सिन।
इसमें से जो इथाइनब्यूटॉल है वो सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, बाकी सब बैक्टीरियोसिडल ड्रग है, मतलब जो बैक्टीरिया को मार देती है। ये बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन है वो बंद कर देता है इथाइनब्यूटॉल। ठीक है, ये हो गया न्यूली डायग्नोज किसी भी तरीके का। अब आते हैं एमडीआर। एमडीआर की डेफिनेशन क्या है? जो फर्स्ट जो मेन जो बैक्टीरियोसिडल ड्रग है आइसोनियाजेड और रिफाम्पिसिन, इसमें से किसी भी एक का रेजिस्टेंस अगर मिल रहा है तो उसको एमडीआर बोल देंगे। बस यही है, इनमें से किसी को भी रेजिस्टेंस मिल रहा है तो उसको आप बोल दोगे कि इसको एमडीआर है, आइसोनियाजेड या रिफाम्पिसिन में से। इसका जो कोर्स होता है, इसका कोर्स अलग ही चलता है। इसका कोर्स ऑलमोस्ट 12 मंथ से लेके 18 मंथ तक का कोर्स रहता है। पहले इंजेक्टेबल ड्रग प्रेफर करते थे, आजकल इंजेक्टेबल ड्रग नहीं प्रेफर करते, आजकल ओरल ड्रग्स ही प्रेफर करते हैं। पहले देते ना स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत लंबे समय तक दे देते थे, कैनामाइसिन है, कैप्रियोमाइसिन, बहुत सारे इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं, तो बहुत सारे समय तक लंबे समय तक पेशेंट को इंजेक्टेबल चलते रहते। बाद में हमने देखा गया कि इंजेक्टेबल दवाइयों का कोई बहुत ज्यादा फायदा निकल नहीं रहा है, इसलिए आज की डेट में इंजेक्टेबल दवाइयां सब बंद हो चुकी हैं। एमडीआर में नई ड्रग्स चालू होती हैं, एक होती है बेटाक्यूलिन, एक होता है डेलेनाइड। ये नई ड्रग्स आई हैं, ज्यादातर ये यूज होती हैं। अब आता है एक्सडीआर। एक्सडीआर क्या होता है? एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस। ये है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें होता है आइसोनियाजेड प्लस रिफाम्पिसिन का तो रेजिस्टेंस है ही, इसके साथ साथ किसका है? एक फ्लोरोक्विनोन का रेजिस्टेंस है। नहीं, फ्लोरोक्विनोन पूरी रेजिस्टेंस है, फ्लोरोक्विनोन का, और वन ऑफ द 3 एंटीबायोटिक, वो वन ऑफ द 3 अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इंजेक्टेबल का। जो इंजेक्टेबल ड्रग है 3 ही है, अमीकासिन, कैरामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन। इन 3 में से किसी एक का रेजिस्टेंस होना चाहिए, फ्लोरोक्विनोन का पूरा रेजिस्टेंस होना चाहिए, और आइसोनियाजेड और रिफाम्पिसिन का रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये 3 अगर ये क्राइटेरिया मिल रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें भी यही यूज होती है, बेटाक्यूलिन और डेलानाइड चलता है। इसका ट्रीटमेंट लगभग 2 साल तक चलता है, 24 मंथ तक। अब आते हैं टीडीआर। टीडीआर होता है टोटल ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब सब ड्रग से ही रेजिस्टेंस है। आपको पता नहीं है इसके लिए रिसर्च पर्पस चल रहा है कि रिसर्चेस चल रही है कि कोई ड्रग्स काम कर जाए उसमें। तो आज की डेट में सिर्फ 3 ही कैटेगरी हैं, न्यूली डायग्नोज्ड, एमडीआर, एक्सडीआर। ट्रीटमेंट रिलैप्स, ट्रीटमेंट फेलियर, इन सब का अपन ने सिस्टम ही खत्म कर दिया है। क्योंकि ट्रीटमेंट फेलियर कब होता है? जब कहीं से रेजिस्टेंस होगा तभी फेलियर होगा। ट्रीटमेंट रिलैप्स होगा अगर प्रॉपर नहीं लिया है, उसने प्रॉपर नहीं लिया है तो अपन फिर से न्यूली डायग्नोज समझ के उसको फिर से पॉजिटिव कर देंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, किसी पेशेंट का स्पुटम पॉजिटिव है, स्पुटम पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के बाद वो उसको बोलते हैं कि फिर से कितने टाइम तक उसके पास रह सकते हैं, उसके साथ खाना खा सकते हैं, ये सब पूछते हैं पेशेंट। क्या बताओगे? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 डेज। 15 डेज में अगर कोई पेशेंट स्पुटम पॉजिटिव है तो 15 डेज एटीडी लेने के बाद उसका स्पुटम जो है नेगेटिव हो जाता है। तो अगर इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाती है, स्पुटम नेगेटिव आ जाता है, मुंह से उसको खांसी आंसी में नहीं आएगा स्पुटम। तो कोई पेशेंट है उसने साथ में आपके साथ में रहता था, उसको स्पुटम टीबी हो गया, तो अपन उसको बोलेंगे 15 दिन तक आपको इससे दूर रहना है। 15 दिन के बाद वो स्पुटम नेगेटिव हो जाएगा, भले चाहे खांस रहा हो लेकिन स्पुटम तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, लगभग टीबी में इतना ही बताना। एक्सरे फाइंडिंग इसकी जो होती है, एक्सरे फाइंडिंग में टिपिकल है जो कैसा मिलेगा उसको? नॉन होमोजेनस ओपेसिटी, मेनली अपर लोब, बोथ अपर लोब, ये कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन इसके अलावा कैविटीज भी मिल सकती है, इसमें कैविटीज कोई से भी लोब में मिल सकती है, या फिर मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें पूरे ग्राउंड ग्लास बैक्टीरिया मिलेगा पूरे बोथ लंग्स में। इसके अलावा कई बार लोअर लोब ट्यूबरक्लोसिस भी होती है, इसमें लोअर लोब्स में इन्फेक्शन होता है। वेरिएशन बहुत ज्यादा है लेकिन 95% तक तो यही मिलता है, नॉन होमोजेनस ओपेसिटी, बोथ अपर लोब, कोई से भी एक लोब में भी मिल सकता है। ये टिपिकल एक्सरे फाइंडिंग है। बहुत